नमस्ते। इतिहास में ना कुछ यात्राएं बस दूरियां ही तय नहीं करती, वो तो पूरी दुनिया का नक्शा, उसकी तकदीर सब कुछ बदल कर रख देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही समुद्री यात्रा की, एक ऐसे सफर की जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्को डी गामा की भारत यात्रा की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक समुद्री यात्रा ने पूरी दुनिया के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, बस एक सफर ने। ऐसा क्या हुआ था? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक यात्रा, एक नया युग। देखिए, ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, समझिए कि ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में एक आग लगा दी, भारत तक पहुंचने की एक जबरदस्त होड़ शुरू कर दी। जैसे ही वास्को द गामा के कामयाब होने की खबर यूरोप पहुंची, बस समझ लीजिए वहां तो हलचल मच गई। हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, सबके सब देश फौरन भारत के लिए समुद्री रास्ते खोजने की रेस में कूद पड़े। और ये सिर्फ व्यापार की दौड़ नहीं थी, नहीं, इसने तो एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद का, कॉलोनाइजेशन का दरवाजा ही खोल दिया। सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ एक कामयाब सफर से शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दौड़ लगी ही क्यों थी? हमारा दूसरा सेक्शन इसी का जवाब देता है, मसालों की तलाश। यूरोप को भारत के मसालों की, खास तौर पर काली मिर्च की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी थी? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, मोनोपोली, मतलब एकाधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज की सप्लाई या उसके व्यापार पर सिर्फ एक ग्रुप का पूरा पूरा कंट्रोल हो, और मसालों के साथ यही हो रहा था। इस पूरे व्यापार पर कुछ लोगों की मोनोपोली थी। तो चलिए समझते हैं कि उस वक्त प्रॉब्लम थी क्या। देखिए, जो जमीन का रास्ता था उस पर अरब व्यापारियों और ऑटोमन साम्राज्य का कंट्रोल था। नतीजा, मसाले यूरोप पहुंचते पहुंचते इतने ज्यादा महंगे हो जाते थे कि पूछिए मत। लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद थी, एक सीधा समुद्री रास्ता। अगर ये मिल जाता तो न सिर्फ इस मोनोपोली को तोड़ा जा सकता था, बल्कि सोचिए प्रॉफिट कितना बड़ा होता। और बस यही था पुर्तगाल का मिशन। तो मिशन एकदम साफ था। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर और देखते हैं कि ये मुश्किल सफर आखिर पूरा कैसे हुआ। कालीकट तक का सफर। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, ये बहुत लंबा और खतरनाक था। सफर शुरू हुआ जुलाई 1497 में। वास्को डी गामा लिस्बन से 4 जहाज लेकर निकला। नवंबर आते आते वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, और फिर लगभग 1 साल की और यात्रा के बाद आखिरकार 20 मई 1498 को वो भारत पहुंचा, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। वापसी हुई अगस्त 1499 में। जरा सोचिए, 2 साल से भी ज्यादा का सफर। अब भारत पहुंचने पर गामा का स्वागत 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हुआ, और इन्हीं 2 तरीकों ने आने वाले कल की कहानी लिख दी थी। एक तरफ थे कैलिकट के हिंदू राजा जामुरिन। उन्होंने तो वास्को डी गामा का स्वागत किया। उन्हें लगा कि भाई इससे तो उनके राज्य का व्यापार बढ़ेगा और तरक्की होगी। लेकिन दूसरी तरफ थे वो अरब व्यापारी जो वहां पहले से ही व्यापार कर रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये नया आदमी उनके मुनाफे और उनकी मोनोपोली के लिए कितना बड़ा खतरा है, तो जाहिर है उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। चलिए, अब कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। सेक्शन 4, 60 गुना मुनाफा। जैसा कि हमने बात की, ये सफर बेहिसाब महंगा था और खतरनाक तो था ही। कई लोगों की जान गई, जहाज तक डूब गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इतना सब कुछ करने का कोई फायदा भी हुआ? क्या ये सारा जोखिम उठाने लायक था? और इसका जवाब था हाँ, बिल्कुल था। पूरी यात्रा का सारा खर्चा निकालने के बाद भी जो मसाले वो वापस ले जाकर बेच पाया, उनसे उसे 60 गुना से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। 60 गुना! ये एक ऐसा नंबर था जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। इस एक नंबर ने, इस मुनाफे ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का पक्का सबूत था कि भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता किसी सोने की खान से कम नहीं है। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से उस नई होड़ की शुरुआत हुई। और यही 60 गुना का मुनाफा हमें हमारे आखिरी हिस्से तक लाता है, यूरोप की होड़। अब शायद तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही होगी कि ये दौड़ असल में क्यों और कैसे शुरू हुई।
पुर्तगाल में तो वास्को डी गामा का स्वागत एक नेशनल हीरो की तरह हुआ। राजा मैनुअल प्रथम ने उसे एडमिरल ऑफ द इंडियन सीज का खिताब भी दिया। लेकिन बात सिर्फ सम्मान तक नहीं रुकी, असल खेल तो अब शुरू हुआ था। राजा ने फौरन और भी बड़े जहाज़ों के बेड़े भारत भेजने शुरू कर दिए, और इस बार लक्ष्य एकदम साफ था, हिंद महासागर के पूरे व्यापार पर कब्जा करना और एक पुर्तगाली साम्राज्य बनाना जिसे उन्होंने नाम दिया इस्तादो द इंडिया। वास्को डी गामा की अपनी 3 यात्राओं से ही पुर्तगाल के बदलते इरादे साफ दिखते हैं। देखिए, 1498 में वो एक एक्सप्लोरर, एक खोजकर्ता बनकर आया, लेकिन 1502 में वो एक विजेता बनकर लौटा, अपने साथ जंगी जहाज लेकर, ताकि रास्ते के दुश्मनों को हटाया जा सके। और फिर 1524 में वो पुर्तगाली भारत का शासक यानी वायसराय बनकर आया। एक खोजकर्ता से वायसराय तक का ये सफर साफ दिखाता है कि इरादे अब सिर्फ व्यापार के नहीं बल्कि कब्जे के हो चुके थे। तो पूरी कहानी का सार यही है कि उस एक अकेली कामयाब यात्रा ने सदियों तक चलने वाले बदलावों का दरवाजा खोल दिया था। इसी रास्ते पर चलकर फिर डच आए, फ्रांसीसी आए और आखिर में अंग्रेज भारत पहुंचे। और यहीं से भारत के एक कॉलोनी, एक उपनिवेश बनने की कहानी की असली शुरुआत हुई। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कालीकट के राजा ज़ैमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत करके एक ऐतिहासिक गलती कर दी थी? व्यापार और तरक्की की उम्मीद में जो एक फैसला लिया गया, वो आखिरकार उनके अपने ही देश के भविष्य पर कितना भारी पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास आज भी हमसे पूछता है और हमें सोचने पर मजबूर। वास्को डी गामा, ये नाम हम सबने सुना है, स्कूल की किताबों में एक महान समुद्री खोजकर्ता के तौर पे पढ़ा है। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी है? चलिए आज हम उनकी दूसरी भारत यात्रा के उस सच पर से पर्दा उठाते हैं जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। तो फिर सवाल ये उठता है कि वास्को डी गामा आखिर था कौन? क्या वाकई एक महान खोजकर्ता या फिर उसका कोई और भी चेहरा था? आइए इस चर्चा में हम इसी सवाल की तह तक जाते हैं और 1502 की उन घटनाओं को जरा करीब से देखते हैं। तो बात है साल 1502 की। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत के लिए निकला, लेकिन इस बार उसका मकसद अपनी पहली यात्रा से बिल्कुल अलग था। ये खोज की नहीं बल्कि, और देखिए, डी गामा अकेला नहीं आया, वो अपने साथ 20 जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा लेकर आया था। और ये कोई मामूली व्यापारिक जहाज नहीं थे, नहीं, ये तो तोपों और भारी गोला बारूद से लैस एक खतरनाक जंगी बेड़ा था। साफ था, इरादे कुछ और ही थे। जी हाँ, मकसद एकदम साफ था। पुर्तगाल अब सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहता था, वो हिंद महासागर के पूरे मसाला व्यापार पर कब्जा करना चाहता था। और इसके लिए वास्को डी गामा का मिशन था आतंक फैलाना और अपनी पिछली यात्रा में हुए अपमान का बदला लेना। तो सवाल यह है कि उसने ये मकसद हासिल कैसे किया? उसने जो रास्ता अपनाया वो था आतंक का, एक सोची समझी रणनीति। चलिए देखते हैं कि अपना दबदबा बनाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किस हद तक किया गया। भारत पहुंचने से ठीक पहले ही डी गामा ने एक ऐसी क्रूरता दिखाई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उसने मेरी नाम के एक जहाज को रोका। इसमें कौन थे? हज से लौट रहे तीर्थयात्री। पहले तो जहाज का सारा कीमती सामान लूट लिया गया और फिर उसमें सवार सभी यात्रियों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, डेक के नीचे बंद करके जहाज को आग लगा दी गई। ये एक सोचा समझा बेहद क्रूर नरसंहार था। इसके बाद डी गामा कालीकट पहुंचा। वहां उसने राजा ज़मोरिन के सामने एक नामुमकिन सी शर्त रखी, शहर से सभी अरब व्यापारियों को निकाल दो। अब जैसे ही ज़मोरिन ने इस अल्टीमेटम को मानने से इनकार किया, डी गामा ने बिना किसी चेतावनी के शहर पर तोपों से बमबारी शुरू कर दी। कई दिनों तक यह बमबारी चलती रही, जिसने शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी। लोगों के दिलों में खौफ बैठाने के लिए उसने बंदरगाह पर मौजूद निहत्थे मछुआरों और छोटे व्यापारियों को पकड़ लिया और फिर उनके हाथ, नाक और कान कटवा दिए। इसका मकसद सिर्फ एक था, शहर के हौसले को पूरी तरह से तोड़ देना। और फिर उसने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। डी गामा ने उन कटे हुए शरीर के अंगों को एक नाव में भरा और राजा ज़मोरिन के पास एक संदेश के साथ भेजा। संदेश था, अब इससे अपने लिए कड़ी बना लो। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये एक भयानक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अब जो बात वाकई हैरान करती है वो ये है कि ये सब कुछ यूं ही गुस्से में नहीं किया गया था। इस सारे आतंक के पीछे एक ठंडी, सोची समझी रणनीति काम कर रही थी, और वो रणनीति थी फूट डालो और राज करो।
डी गामा को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कालीकट उस इलाके की सबसे बड़ी ताकत है। तो उसने क्या किया? उसने कालीकट के पुराने दुश्मनों यानी कोचीन और कन्नूर के राज्यों से हाथ मिला लिया। उन राजाओं ने भी पुर्तगालियों का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें कालीकट के खिलाफ एक ताकतवर साथी जो मिल रहा था। और इस गठबंधन का नतीजा एकदम सीधा, पुर्तगालियों ने कोचीन और कन्नूर में अपनी शर्तों पर व्यापार की संधियां की और अपनी फैक्ट्रियां बनाने की इजाजत भी ले ली। तो इस तरह हिंसा और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल करके उन्होंने भारतीय तट पर अपनी पकड़ बना ली। वास्को डी गामा की ये यात्रा सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं थी। असल में ये हिंद महासागर में एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जिसमें अब व्यापार तलवार और तोप के दम पर तय होने वाला था। जब डी गामा वापस पुर्तगाल लौटा तो वो ये पक्का करके गया कि पुर्तगाली ताकत यहां बनी रहे। उसने अपने पीछे जहाज़ों का एक स्थायी दस्ता छोड़ दिया। इनका काम साफ था, भारतीय तट पर लगातार गश्त लगाना और जो भी प्रतिद्वंदी व्यापारी जहाज, खासकर अरबों के जहाज मिले, उन्हें रोकना और लूटना। ये सिर्फ एक बार की लूट नहीं थी, ये क्षेत्र पर स्थायी यूरोपीय नियंत्रण की नींव रख रहा था। दरअसल इस पूरी रणनीति को एक नाम दिया जा सकता है, गनबोट डिप्लोमेसी। इसका मतलब है अपनी नौसेना की ताकत का डर दिखाकर दूसरे देशों से अपनी बात मनवाना। और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में इसी खतरनाक नीति की शुरुआत की। तो कुल मिलाकर देखें तो 1502 की ये यात्रा हिंद महासागर में यूरोपीय औपनिवेशिक नियंत्रण की असली शुरुआत थी। एक ऐसी घटना जिसने आने वाली सदियों के लिए इस पूरे क्षेत्र का इतिहास और भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम वास्को डी गामा को सिर्फ एक महान खोजकर्ता के रूप में याद करते हैं, तो क्या हम कहानी का पूरा सच देख रहे हैं, या फिर ये इस बात का एक और उदाहरण है कि इतिहास अक्सर जीतने वालों के नजरिए से ही कैसे लिखा जाता है? इस पर सोचना तो बनता है। वास्को डी गामा ये नाम सुनते ही क्या याद आता है? जाहिर है समंदर, जहाज और भारत तक पहुंचने का वो मशहूर समुद्री रास्ता। लेकिन आज हम उस कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के आखिरी और शायद सबसे नाटकीय चैप्टर की, उनकी वो अंतिम यात्रा जो अधूरी रह गई। साल था 1524। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत की जमीन पर कदम रख रहा था। लेकिन इस बार वो कोई व्यापारी या जहाज का कप्तान नहीं था। नहीं, इस बार वो पुर्तगाल के राजा का वायसराय बनकर आया था। एक ऐसा ओहदा जिसके पास बेहिसाब ताकत थी। तो वायसराय की वापसी, चलिए जरा समझते हैं कि आखिर उसे भेजा क्यों गया था। ऐसी क्या बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी? वायसराय, ये शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है ना? और था भी। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत में पुर्तगाल के राजा की परछाई, उनकी अपनी आवाज, उसके फैसले को चुनौती देने का मतलब था सीधे राजा को चुनौती देना। तो प्रॉब्लम क्या थी? एक शब्द में कहे तो भ्रष्टाचार। भारत में जो पुर्तगाली अफसर बैठे थे, उनका काम था राजा के लिए मसाले का कारोबार संभालना। लेकिन वो तो अपना ही प्राइवेट बिजनेस चला रहे थे। राजा की तिजोरी भरने के बजाय अपनी जेबें भर रहे थे। मतलब जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। और इसी गंदगी को साफ करने के लिए डी गामा को भेजा गया था। मिशन एकदम क्लियर था, प्रशासन की पूरी सफाई कर दो, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंको, और इसके लिए अपने उन बेरहम और सख्त तरीकों का इस्तेमाल करो जिनके लिए वो जाना जाता था। तो अब बात करते हैं भ्रष्टाचार पर उसके प्रहार की। डी गामा ने आते ही वो किया जिसकी सबको उम्मीद थी। कोई इंतजार नहीं, कोई नरमी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन। गोला पहुंचते ही मानो उसने एक तूफान ला दिया। सबसे पहला काम, अधिकारियों के प्राइवेट ट्रेड पर पूरी तरह बैन। यही तो थी सारी फसाद की जड़। फिर जो भी भ्रष्ट अफसर थे उन्हें गिरफ्तार किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। एक साफ मैसेज दिया कि अब ये सब नहीं चलेगा। अरे उसने तो पुर्तगाली अस्पतालों और दफ्तरों में हो रही छोटी मोटी चोरियों तक को नहीं बख्शा। और आखिर में मंगलौर से चावल का जो बड़ा मुरब्बा प्राइवेट ट्रेड कर रहा था, उस पर भी ताला लगा दिया। और एक बात बिल्कुल साफ थी, ये सब सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं हो रहा था। असल लक्ष्य तो पुर्तगाल के राजा के खजाने को फिर से लबालब भरना था, जो इन लोगों की वजह से लगभग खाली हो चुका था। सब कुछ डी गामा के प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो सिस्टम को ठीक कर रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सितंबर 1524 वो एक ताकतवर वायसराय के हैसियत से गोवा पहुंचता है, और दिसंबर 1524 कोचीन में उसकी मौत हो जाती है। बस कहानी खत्म। सिर्फ 3 महीने, सोचिए, सिर्फ 3 महीने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की किस्मत बदलने आया वो शख्स 3 महीने भी नहीं टिक पाया। हुआ क्या था? माना जाता है कि उसे मलेरिया ने जकड़ लिया था।
उसकी गर्दन पर बड़े बड़े दर्दनाक फोड़े निकल आए थे। उस जमाने में इसका कोई पुख्ता इलाज तो था नहीं, और वो वास्को डी गामा, जिसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, एक बीमारी के आगे बेबस हो गया। और आखिरकार 24 दिसंबर 1524, क्रिसमस से ठीक एक शाम पहले, कोचीन में उसकी सांसें थम गईं। तो अब बात करते हैं उस अधूरी विरासत की। डी गामा तो चला गया, लेकिन उसके मिशन का क्या हुआ? चलिए इस कहानी के आखिरी पड़ाव को देखते हैं। मौत के बाद उसे कोचीन के सेंट फ्रांसिस चर्च में ही दफना दिया गया, और ये जगह अपने आप में खास है क्योंकि ये भारत की सबसे पहली यूरोपीय कब्रों में से एक मानी जाती है। लेकिन वो हमेशा के लिए वहां नहीं रहा। करीब 14 साल बाद 1538 में उसके बेटे ने उसके अवशेषों को वहां से निकलवाया और वापस उसकी सरजमी पुर्तगाल ले गया। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस आदमी को घर की सफाई करने के लिए भेजा गया था, वो अपना काम पूरा करने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। मिशन अधूरा रह गया। तो ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर वास्को डी गामा उस दिन बीमार ना पड़ता, अगर उसकी मौत ना हुई होती और वो अपना मिशन पूरा कर लेता, तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का इतिहास आज कैसा होता? आज बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, भारत का पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक पन्ना नहीं है, नहीं, ये कहानी है जबरदस्त स्ट्रैटेजी की, एक दिल दहला देने वाले पर्सनल लॉस की, और किस्मत के एक ऐसे खेल की जो हैरान कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि पुर्तगाल जैसा, मतलब एक छोटा सा देश, हिंद महासागर जैसे इतने बड़े समंदर पर कब्जा कैसे कर पाया, वो भी एक सदी तक? इसका जवाब एक आदमी की सोच में छुपा है, अल्मीडा। और उसकी उस एक सोच ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। साल था 1505 जब अल्मीडा भारत की जमीन पर उतरा। वो सिर्फ एक वाइसरॉय बनकर नहीं आया था, वो अपने साथ एक आइडिया लेके आया था, एक बहुत ही क्लियर और हिम्मत वाली स्ट्रैटेजी। उसका मकसद जमीन के टुकड़े जीतना नहीं था, नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा पावरफुल था। अल्मीडा की इसी क्रांतिकारी रणनीति को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। आइडिया सुनने में बहुत सिंपल था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा। अल्मीडा का मानना था कि असली ताकत जमीन पर किले बनाने में नहीं है, बल्कि समंदर के रास्तों पर, ट्रेड रूट्स पर कब्जा करने में है। उसका सीधा सा हिसाब था, जो समंदर पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। और जरा सोचिए, ये सोच उस जमाने के हिसाब से कितनी अलग थी, जहां एक तरफ बाकी सल्तनतें जमीन जीतने के लिए बड़ी बड़ी फौजें बना रही थीं, वहीं अल्मीडा ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उसने सोचा, पुर्तगाल जैसे छोटे देश के लिए जमीन पर लड़ना मुमकिन नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी सारी ताकत एक ऐसी नेवी बनाने में लगाएं जो पूरे समंदर पर ही कब्जा कर ले। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा दांव था। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी स्ट्रैटेजी का एक टेस्ट होता है, और अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान एक भयानक हार के रूप में आया। ये वो पल था जिसने न सिर्फ पुर्तगाली साम्राज्य की नींव हिला दी, बल्कि खुद अल्मीडा को अंदर तक तोड़कर रख दिया। 1508 में हिंद महासागर की 3 बड़ी ताकतें एक साथ आ गईं, मिस्र के मामलूक, गुजरात का सुल्तान और कैलिकट का जोमोरिन। इन तीनों ने हाथ मिला लिया, और उनका मकसद सिर्फ एक था, इन नए पुर्तगाली घुसपैठियों को समंदर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकना। पुर्तगालियों के लिए ये करो या मरो वाली लड़ाई थी। चौल की लड़ाई का नतीजा पुर्तगालियों के लिए एक तबाही थी। वो बहुत बुरी तरह हारे, लेकिन इस हार की सबसे भारी कीमत खुद वाइसरॉय अल्मीडा को चुकानी पड़ी। उसका अपना बेटा लॉरेन को इस लड़ाई में मारा गया। अब ये जंग सिर्फ सल्तनत की नहीं रही थी, ये जंग अब पर्सनल हो चुकी थी। और बस यहीं से कहानी एक पर्सनल ट्रेजेडी से एक महागाथा में बदल जाती है। अल्मीडा का गम एक ऐसी आग बन गया जो न सिर्फ उसके दुश्मनों को जलाकर राख करने वाली थी, बल्कि इतिहास को भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बेटे की मौत की खबर सुनते ही अल्मीडा ने कहा, जिसने चूजों को खाया है उसे अब मुर्गे से लड़ना होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान जंग था। अब वो एक वाइसराय की तरह नहीं, बल्कि एक बाप की तरह लड़ने वाला था, जो अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक 1 साल बाद 1509 में अल्मीडा ने खुद अपनी नेवी की कमान संभाली, दीव के समंदर में। उसका सामना उसी गठबंधन से हुआ जिसने उसके बेटे की जान ली थी। ये सिर्फ एक और जंग नहीं थी, ये था इंतकाम। चौल और दीव, 2 लड़ाइयां और 2 बिल्कुल अलग अलग तकदीरें।
एक लड़ाई ने उन्हें बर्बादी के मुहाने पर ला खड़ा किया था और दूसरी ने उन्हें समंदर का सिकंदर बना दिया। दीव की एक जीत ने पुर्तगाली साम्राज्य की किस्मत को हमेशा के लिए पलट दिया। इस जीत का असर कितना बड़ा था जरा सोचिए। इस एक जीत ने पुर्तगाल को अगले 100 सालों के लिए हिंद महासागर का बेताज बादशाह बना दिया। पूरी एक सदी तक उन्हें समुद्र में चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी जीत अपने साथ बड़ा घमंड लेकर आती है। और अब कहानी एक ऐसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है जो हमें अल्मीडा के पतन और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना की ओर ले जाती है। दीव की जीत के गुरूर में अल्मीडा को लगने लगा कि वो कानून से भी ऊपर है। जब पुर्तगाल के राजा ने उसकी जगह लेने के लिए एक नए गवर्नर अल्बुकर्क को भेजा तो अल्मीडा ने पावर छोड़ने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने ही सक्सेसर को गिरफ्तार करवा के जेल में डाल दिया। यह उसके अहंकार की इंतहा थी। खैर, आखिरकार दबाव काम आया और अल्मीडा ने सत्ता छोड़ी। 1510 में वो वापस पुर्तगाल के लिए रवाना हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समंदर के इस महान स्वामी का अंत एक ऐसी जगह और ऐसे तरीके से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए जरा, अपने पूरे करियर में इस जबरदस्त नेवल कमांडर ने समंदर में सिर्फ एक बड़ी लड़ाई हारी थी, चोल की लड़ाई। और वो वही लड़ाई थी जिसमें उसने अपना बेटा खोया था। ये बात उसके अंत को और भी ज्यादा अजीब बना देती है। और यहीं कहानी की सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। वो आदमी जिसने तोपों और जहाजों के दम पर पूरा हिंद महासागर जीत लिया था, वो साउथ अफ्रीका के पास एक तट पर सिर्फ पानी भरने के लिए रुका और वहां लोकल आदिवासियों के साथ एक मामूली सी झड़प में एक भाले से मारा गया। समुंदर का स्वामी जमीन पर एक छोटी सी लड़ाई में मारा गया। तो आखिर में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को कैसे याद रखा जाए? एक हीरो, एक विलन या कुछ और? चलिए उसकी इस अधूरी विरासत पे एक नजर डालते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्मीडा एक विजनरी था। उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी ने हिंद महासागर को सचमुच एक पुर्तगाली झील बना दिया था। उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चला। वो एक विजेता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी सोच में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो ये नहीं समझ पाया कि समंदर पर कंट्रोल रखने के लिए गोवा जैसे मजबूत जमीनी ठिकानों की भी जरूरत पड़ती है। कह सकते हैं कि अल्मीडा ने दरवाजा तो खोला, लेकिन उस साम्राज्य को असल में बनाया उसके बाद आए अल्बुकर्क ने। अल्मीडा एक महान कमांडर था, लेकिन एक महान साम्राज्य निर्माता नहीं। तो सवाल फिर वही है, अल्मीडा कौन था? एक शानदार स्ट्रैटेजिस्ट जिसने समंदर को जीतने का राज खोज निकाला, या एक ऐसा विजनरी जिसकी सोच में कुछ कमी रह गई? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है, और यही बात उसे इतिहास का एक बेहद दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स किरदार बनाती है। आज हम बात करने वाले हैं अल्फोंसो डे अल्बुकर्की के बारे में। एक ऐसा नाम जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक कहा जाता है। सिर्फ 6 साल 1509 से 1515 तक इस एक आदमी ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इस शख्सियत को। अब देखिए, अल्बुकर्क को समझने के लिए उसके पहले के गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की सोच को जानना जरूरी है। उनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब समंदर पर राज करो बस। लेकिन अल्बुकर्क, उसकी सोच बिल्कुल अलग थी, एकदम क्रांतिकारी। उसका मानना था कि असली ताकत समंदर से नहीं बल्कि जमीन पर कब्जा करने से आएगी, एक स्थायी कॉलोनी बनाने से आएगी। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? हम अल्बुकर्क के इसी उलझे हुए किरदार को परत दर परत खोलेंगे। पहले देखेंगे उसका नया विजन क्या था, फिर उसकी कमाल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी, बात करेंगे उसके सोशल एक्सपेरिमेंट्स की, और हाँ, उसकी हद से ज्यादा क्रूरता की भी। और आखिर में देखेंगे कि कैसे उसका अंत हुआ। तब जाकर हम ये सवाल पूछेंगे, आखिर वो था कौन, एक बनाने वाला या एक मिटाने वाला? तो चलिए शुरू करते हैं उसकी मिलिट्री जीनियस से। उसका प्लान सच कहूं तो बहुत सिंपल था, लेकिन उतना ही ब्रिलियंट। उसने सोचा कि हिंद महासागर के व्यापार के जो भी मेन रास्ते हैं, जिन्हें चोक पॉइंट्स कहते हैं, उन पर कब्जा कर लो। अगर ये हो गया तो समझो पूरे एशिया का व्यापार अपनी मुट्ठी में। और उसने ठीक यही किया। एक के बाद एक उसने अपने साम्राज्य के 3 पिलर्स खड़े कर दिए। 1510 में गोवा को जीतकर भारत में एक मेन हब बनाया। फिर 1511 में मलक्का पर कब्जा कर फार ईस्ट का दरवाजा ही खोल दिया। और 1515 में
ओरमुज को जीतकर तो समझिए पर्शियन गल्फ पर ताला लगा दिया। बस इन 3 जीतों ने पुर्तगाल को एशिया की सबसे बड़ी नेवल पावर बना दिया। गोवा की जीत को जरा हल्के में मत लीजिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये शहर उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के हाथों से छीना था। और इसकी ऐतिहासिक अहमियत जरा समझिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद, सदियों बाद, ये पहला यूरोपियन था जिसने भारत की जमीन पर कब्जा किया था। मतलब ये एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो हर लड़ाई जीता। उसकी इतनी सारी कामयाबियों के बीच एक बड़ी नाकामी भी है। वो थी अदन पर कब्जा करने की कोशिश। ये रेड सी के मुहाने पर एक बहुत जरूरी पोर्ट था और यहाँ वो चूक गया। ये उसकी मिलिट्री करियर पर एक दाग की तरह है। तो ये तो हुई लड़ाई और जीत की बातें, लेकिन एल्बुकर्क की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उसके एक बिल्कुल अलग रूप को देखेंगे, एक सोशल आर्किटेक्ट का रूप। उसका मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, नहीं, वो एशिया में एक परमानेंट पुर्तगाली समाज बनाना चाहता था। और इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही यूनिक था। उसकी पॉलिसी थी शादी की पॉलिसी। उसने अपने पुर्तगाली आदमियों को यहीं की भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए बढ़ावा दिया। सोच क्या थी इसके पीछे? सीधी सी बात है, एक ऐसी लॉयल मिक्स्ड रेस पॉपुलेशन तैयार करना जो पुर्तगाल के लिए वफादार रहे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदद करे। और ये तो कुछ भी नहीं, एक और चीज है जो दिखाती है कि वो अपनी सोच में कितना आगे था। उसने गोवा में सती प्रथा को बैन कर दिया, खत्म कर दिया। और ऐसा करने वाला वो पहला यूरोपियन रूलर था। याद रखिए, ये ब्रिटिश से करीब 300 साल पहले की बात है। इसके अलावा उसने एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़े बदलाव किए। जैसे उसने गांवों के लोकल काउंसिल्स को तो चलने दिया, लेकिन टैक्स कलेक्शन को सेंट्रलाइज कर दिया। व्यापार के लिए नए सिक्के चलाए और तो और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए लोकल लोगों की भर्ती भी शुरू की। तो अब देख रहे हैं, वो सिर्फ जीत नहीं रहा था, वो बाकायदा एक सिस्टम बना रहा था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अल्बुकर्क की इस ब्रिलियंट विजन और स्ट्रैटेजी के साथ ही जुड़ा था एक बहुत ही अंधेरा पहलू, उसकी एक्सट्रीम क्रूरता। और ये उसकी कहानी का सबसे काला हिस्सा है। उसकी धार्मिक पॉलिसी को देखें तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। एक तरफ वो हिंदुओं के प्रति टॉलरेंट था, उन्हें नौकरियां भी देता था, लेकिन दूसरी तरफ वो मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करता था। और ये नफरत सिर्फ बातों तक नहीं थी, ये अक्सर जनसंहार में बदल जाती थी। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ गुस्से में किया गया काम नहीं था, ये उसकी पॉलिसी का हिस्सा था। गोवा और मलक्का दोनों जगहों पर जीत के बाद उसने हुक्म दिया कि वहां की पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन को खत्म कर दिया जाए। औरतें, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा गया। ये वो दाग है जो उसकी लेगेसी से कभी नहीं मिट सकता। तो अब आते हैं उसकी जिंदगी के आखिरी चैप्टर पर। एक ऐसा आदमी जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसका अंत बहुत ट्रैजिक, बहुत आयरॉनिक था। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि धोखा उसे दुश्मनों से नहीं, अपनों से मिला। साल था 1515। वो ओरमुज में अपनी आखिरी बड़ी जीत हासिल करके गोवा लौट रहा था और तभी रास्ते में उसे खबर मिलती है। खबर ये थी कि पुर्तगाल के राजा ने उसे हटा दिया है और उसकी जगह नया गवर्नर बनाया गया है, उसके सबसे कट्टर दुश्मन को। सोचिए क्या बीती होगी उस पर। ये सदमा वो सह नहीं पाया। दिसंबर 1515 में गोवा पहुंचने से ठीक पहले अपने जहाज पर ही सदमे और बीमारी से उसकी मौत हो गई। और विडंबना देखिए, उसे दफनाया भी उसी गोवा में गया, वो शहर जिसे उसने जीता था, जिसे उसने पाला पोसा था और पुर्तगाली साम्राज्य का दिल बनाया था। तो अब जब हमने उसकी पूरी कहानी देख ली है, तो वापस उसी सवाल पर आते हैं। अल्बुकर्क आखिर था कौन? एक बिल्डर या एक बुचर? चलिए उसकी लेगेसी को तौलते हैं। अगर उसके असर को समझना है तो बस एक नंबर काफी है, 450 साल। जी हाँ, पूरे 450 साल तक गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा। ये सब अल्बुकर्क की उसी एक जीत का नतीजा था। इससे पता चलता है कि उसका काम कितना स्थायी था। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि अल्बुकर्क एक पैराडॉक्स था, एक पहेली। एक तरफ वो बिल्डर था जिसने जमीन पर एम्पायर बनाया, सती प्रथा जैसी बुराई खत्म की और व्यापारियों को शासकों में बदल दिया। और दूसरी तरफ वो बुचर था जिसने जीतने के लिए जनसंहार करवाए, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई और लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। तो हम इसी सवाल के साथ इससे खत्म करते हैं।
कि किसी भी संस्थापक के विजन को उसकी हिंसा के सामने कैसे तौला जाए। क्या बड़ी-बड़ी कामयाबियां भयानक जुल्मों पर पर्दा डाल सकती हैं? इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। ये जवाब हम सबको अपने अपने जहन में खोजना होगा। कभी सोचा है कि गोवा इतने लंबे अरसे तक, मतलब सदियों तक, पुर्तगाली भारत की राजधानी कैसे बना रहा? इसका जवाब एक ही शख्स की कहानी में छिपा है, जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे इस एक गवर्नर ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो यही वो बड़ा सवाल है, गोवा 400 से भी ज्यादा सालों तक पुर्तगाली भारत का पावर सेंटर आखिर कैसे बना रहा? इसका जवाब एक ऐसे आदमी की कहानी में है जिसकी महत्वाकांक्षा, जिसके विजन ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। नीनो डी कुन्हा। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल है 1529। नीनो डी कुन्हा भारत के नए गवर्नर के तौर पर आता है और अगले 9 सालों के अंदर अंदर वो पुर्तगाली साम्राज्य को एक ऐसी नई और साहसी दिशा देने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, उसके आने से पहले पुर्तगाली प्रभाव ज्यादातर दक्षिण भारत तक ही सिमटा हुआ था। अब साम्राज्य को उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ धकेलने के लिए एक अलग ही तरह के लीडर की जरूरत थी और नीनो डी कुन्हा वही लीडर साबित हुआ। डी कुन्हा ने आते ही जो पहला काम किया वही शायद उसका सबसे बड़ा और सबसे साहसिक काम था। उसने साम्राज्य के लिए शक्ति का एक नया केंद्र बनाया, एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज आने वाली कई सदियों तक सुनाई देने वाली थी। 1530 में डी कुन्हा ने एक जबरदस्त चाल चली। उसने राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। अब देखिए, कोचीन दक्षिण में बहुत नीचे था, लेकिन गोवा एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल सेंटर में, सेफ, और गुजरात महाराष्ट्र के जरूरी समुद्री तटों पर कंट्रोल करने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। सोचिए, उस एक फैसले ने गोवा को इस्तादो दा इंडिया यानी पुर्तगाली भारत की राजधानी बना दिया और ये दर्जा गोवा के पास 1961 तक रहा। ये दिखाता है कि कैसे एक रणनीतिक कदम पूरे इतिहास को एक नया आकार दे सकता है। अच्छा, गोवा तो सेट हो गया। अब देखते हैं कि कैसे डी कुन्हा ने एक लोकल झगड़े को पुर्तगाली शक्ति के विस्तार के एक बड़े मौके में बदल दिया, खास तौर पर गुजरात में। तो उस समय की सियासी बिसात कुछ ऐसी थी। मुगल बादशाह हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह से लड़ रहा था और डी कुन्हा, जो एक शातिर खिलाड़ी था, उसने इसमें एक जबरदस्त मौका देखा। और फिर तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। 1534 में बेसीन की संधि हुई। 1535 तक पुर्तगालियों को दीव में किला बनाने की इजाजत मिल गई और 1537 तक बहादुर शाह मारा जा चुका था। साफ था, डी कुन्हा ने हालात का पूरा फायदा उठाया था। तो ये बेसीन की संधि आखिर थी क्या? बेसिकली ये एक बहुत ही जरूरी डील थी। मुगलों से डरे हुए बहादुर शाह ने फौजी मदद के बदले में पुर्तगालियों को बेसीन यानी आज का वसई और बॉम्बे के बेहद अहम द्वीप सौंप दिए। और अब आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक और सबसे विवादित हिस्से पर, एक राजा की रहस्यमयी मौत। अब देखिए, जैसे ही मुगलों का खतरा कम हुआ, बहादुर शाह को अपने सौदे पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अब वो पुर्तगालियों को किसी भी हाल में द्वीप से बाहर निकालना चाहता था। और यहीं पर इतिहास की कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। पुर्तगाली कहते हैं कि ये बस एक हादसा था। बातचीत के लिए बुलाए गए बहादुर शाह की एक झगड़े के दौरान मौत हो गई। वहीं भारतीय पक्ष इसे एक सोचा समझा धोखा मानता है, जिसमें डी कुन्हा ने उसे बातचीत के बहाने अपने जहाज पर बुलाया और मरवा दिया। तो इस एक घटना ने डी कुन्हा की विरासत को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी पेचीदा बना दिया। तो चलिए उसके पूरे काम का एक जायजा लेते हैं। डी कुन्हा ने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं लड़ी, उसने पूर्व की तरफ भी विस्तार किया। बंगाल में ट्रेडर्स भेजे और हुगली में फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत ली। लेकिन उसकी विरासत का एक बहुत स्याह पहलू भी है। उसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति शुरू की, हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। तो कुल मिलाकर डी कुन्हा का कार्यकाल विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ उसने गोवा को शानदार राजधानी बनाया, दीव और बेसीन जैसे हीरे साम्राज्य में जोड़े और अरब सागर पर कब्जा जमाया। लेकिन दूसरी तरफ वो अदन पर कब्जा करने में नाकाम रहा। उसके राज में भ्रष्टाचार बढ़ा और उसकी धार्मिक नीतियों ने स्थानीय लोगों के साथ गहरे संघर्ष के बीज बो दिए। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि डी कुन्हा ने पुर्तगाली साम्राज्य को एक ऑल इंडिया पहचान दी। गोवा को अपनी राजधानी
और दीव वसई को अपने कंट्रोल में लेकर उसने पुर्तगालियों को पश्चिमी तट का बेताज बादशाह बना दिया। तो नीनोडी कुन्हा कौन था, एक दूरदर्शी साम्राज्य बनाने वाला या एक क्रूर शासक? शायद वो दोनों ही था। उसकी कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। अक्सर जब हम सुनते हैं कि पुर्तगाली भारत आए तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मसाले, व्यापार, है ना? लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही थी? आज हम देखेंगे कि मालाबार तट पर उनका आना दरअसल व्यापार के पर्दे के पीछे एक सोची समझी सैन्य कब्जे की शुरुआत थी। तो चलिए इस मानसिकता को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि यही वो नींव थी जिस पर पुर्तगालियों की हर अगली चाल, हर रणनीति टिकी हुई थी। उनका इरादा एकदम साफ था, राज करना है, और व्यापार तो बस उस तक पहुंचने का एक जरिया था। तो उनकी रणनीति का सबसे पहला हिस्सा था आतंक फैलाना। वो ये जानते थे कि अगर यहां पर पैर जमाने हैं तो सबसे पहले लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा करना होगा, एक ऐसा डर जो किसी भी तरह के विरोध की सोच को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दे। और इस खौफ को फैलाने का उनका सबसे ताकतवर हथियार था गनबोट डिप्लोमेसी। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा सा मतलब था, बात मनवाओ पर बंदूक की नोक पर। उनके जहाजों पर जो तोपें लगी थीं, वो उस समय की एक अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी थी। जरा सोचिए, एक तरफ लकड़ी की नावें और दूसरी तरफ तोपों से लैस बड़े बड़े जहाज। ये कोई बराबरी का मुकाबला नहीं था, ये तो एक तरफा ताकत का नंगा प्रदर्शन था। इसका एक बड़ा ही भयानक उदाहरण 1502 में देखने को मिलता है। वास्को डी गामा ने अपनी ताकत का सिक्का जमाने के लिए समुद्र से ही पूरे कालीकट शहर पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने का एक क्रूर तरीका था। मकसद बिल्कुल साफ था, लोगों को इतना डरा दो कि वो घुटने टेक दें। और ये कोई एक घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी क्रूरता की पॉलिसी थी। पकड़े गए मछुआरों के हाथ पैर काट देना या नाविकों को उन्हीं के जहाज के पाल में सिलकर समंदर में फेंक देना, ये सब वहशीपन सिर्फ एक संदेश देने के लिए था। संदेश था, अगर हमारा विरोध किया तो अंजाम मौत से भी ज्यादा बुरा होगा। जब दहशत का माहौल बन गया, तब पुर्तगालियों ने अपनी रणनीति का अगला और भी ज्यादा चालाकी भरा कदम उठाया। अब बारी थी इस डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके यहां की राजनीति में अपनी जगह बनाने की। उन्होंने यहां आकर देखा कि स्थानीय ताकतें तो आपस में ही लड़ रही हैं। कालीकट के शक्तिशाली जामोरिन और कोचीन के राजा के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। पुर्तगालियों ने बस इसी फूट का फायदा उठाया और बड़ी चालाकी से कमजोर पक्ष यानी कोचीन का साथ देने का फैसला कर लिया। लेकिन ये मदद मुफ्त में तो थी नहीं। इस सैन्य सहायता के बदले में कोचीन के राजा ने उन्हें अपनी ही जमीन पर किले बनाने की इजाजत दे दी। ये गेम चेंजिंग मूव था, क्योंकि अब पुर्तगालियों के पास मालाबार तट पर अपना एक पक्का मिलिट्री बेस बन गया था। और ये किले ये सिर्फ बाहरी हमलों से बचने के लिए नहीं थे, इनकी बनावट में ही उनकी असली नीयत छुपी थी। किलों की तोपों का मुंह सिर्फ समुद्र की तरफ नहीं बल्कि शहर की तरफ भी रखा गया था। मतलब साफ था, बाहरी दुश्मन से तो निपटेंगे ही, पर अगर स्थानीय लोगों ने कभी सिर उठाने की कोशिश की तो उन्हें भी आसानी से कुचला जा सके। तो अब सैन्य और राजनीतिक पकड़ तो हाथ में आ गई थी। अब बारी थी रणनीति के आखिरी चरण की। मकसद था इस कब्जे को हमेशा के लिए पक्का करना, और इसका तरीका था यहां की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण जमा लेना। इसके लिए उन्होंने कार्टाज सिस्टम शुरू किया। ये एक तरह का सी परमिट था। अब सोचिए, मालाबार के किसी भी व्यापारी या मछुआरे को अपने ही समुद्र में जाने के लिए पुर्तगालियों को टैक्स देकर ये पास खरीदना पड़ता था। जो समुद्र सदियों से उनकी जिंदगी का आधार था, अब उसी पर जाने के लिए उन्हें बाहरी लोगों को पैसे देने पड़ रहे थे। लेकिन पुर्तगालियों के सामने एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या थी। उनके पास सैनिक ही नहीं थे। पुर्तगाल से आखिर कितने लोग ले आते? मुट्ठी भर सैनिकों के दम पर इतने बड़े तट पर राज करना नामुमकिन था। तो इसका भी उन्होंने एक बड़ा ही स्मार्ट समाधान निकाला। उन्होंने स्थानीय लोगों को ही अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिन्हें लश्कर कहा जाता था। और सिर्फ भर्ती ही नहीं, उन्हें यूरोपीय तरीके से बंदूक चलाने और अनुशासन में रहने की ट्रेनिंग भी दी गई। विडंबना देखिए, भारतीयों को ही भारतीयों पर राज करने के लिए एक हथियार बनाया जा रहा था। उनकी सैन्य नीति में धर्म का भी एक बड़ा हिस्सा था। वे मुसलमानों को, खासकर अरब व्यापारियों और स्थानीय मप्पिला समुदाय को अपना कुदरती दुश्मन मानते थे और उनके साथ लड़ाई में कोई नरमी नहीं बरतते थे। दूसरी तरफ हिंदू नायर सैनिकों के साथ उनका रवैया शुरू में नर्म था, क्योंकि उन्हें अपनी सेना खड़ी करने के लिए उनकी जरूरत थी।
ये भी फूट डालो और राज करो का ही एक और तरीका था। तो इन सब चीज़ों का आतंक, फूट डालना और आर्थिक कब्जा, इन सब का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, बल्कि ये लोगों की सोच और उनके आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरा हमला था। और यही इस पूरी कहानी का सार है। पुर्तगालियों ने मालाबार के लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि जो समुद्र उनकी जिंदगी था, अब वो उनका नहीं रहा, उस पर अब पुर्तगालियों का हक है। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, ये एक पूरी संस्कृति के आत्मविश्वास पर कब्जा था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, सत्ता हासिल करने के लिए डर का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है? पुर्तगालियों की ये कहानी हमें ताकत और नियंत्रण के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, चलिए आज भारत के इतिहास की एक ऐसी परत खोलते हैं जिसके निशान हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत बहुत गहरे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे पुर्तगालियों ने, जो भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे, हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, इसे समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए कि भारतीय खाने की थाली हो, पर उसमें ना आलू हो, ना टमाटर और ना ही मिर्च। कैसा लगेगा? क्या ये मुमकिन भी लगता है? यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन सदियों तक यही हकीकत थी। ये वो चीजें हैं जो आज हमारी रसोई की जान है, पर ये असल में भारत की हैं ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर आया कहां से? और इसका जवाब हमें ले जाता है करीब 500 साल पीछे, उस दौर में जब पुर्तगाली पहली बार भारत पहुंचे। उन्होंने सिर्फ समंदर के रास्ते नहीं खोले, बल्कि अपने साथ एक पूरी की पूरी नई दुनिया का स्वाद भी ले आए। तो आखिर क्या क्या लाए थे पुर्तगाली? चलिए देखते हैं उनकी पूरी लिस्ट। और यकीन मानिए, ये लिस्ट सबको हैरान कर देगी। सबसे पहले तो हमारी सब्जियां, आलू, टमाटर और सबसे बढ़कर हरी मिर्च, ये सब पुर्तगाली अमेरिका से भारत लाए थे। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? मिर्च के आने से पहले भारतीय खाने में तीखेपन के लिए सिर्फ काली मिर्च और पिपली का इस्तेमाल होता था। जरा सोचिए कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव रहा होगा ये। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। पपीता, अनानास, अमरूद, चीकू, ये सब भी उन्हीं की देन है। और काजू की कहानी तो और भी मजेदार है। पुर्तगाली इसे गोवा में मिट्टी का कटाव रोकने के लिए लाए थे, और आज देखिए ये भारत की एक प्रमुख फसल बन चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ बाहर से लाई गई चीजों की नहीं है। उन्होंने तो भारत की एक अपनी चीज को ही ऐसा बदल दिया कि वो हमेशा के लिए अमर हो गई। जी हाँ, बात हो रही है आमों के राजा की। तो हुआ ये कि पुर्तगालियों ने ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाने की तकनीक भारत में शुरू की। उन्होंने भारतीय आम की किस्मों पर इस तकनीक को आजमाया और एक बिल्कुल नई किस्म बना डाली, जिसे आज हम हापुस या अल्फांजो के नाम से जानते हैं। और हाँ, इसका नाम पुर्तगाली गवर्नर अफोंसो डी अल्बुकर के नाम पर रखा गया था। खाने पीने की चीजों से हटकर देखें तो शायद सबसे बड़ा तकनीकी तोहफा था प्रिंटिंग प्रेस का। 1556 में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। शुरुआत में तो बाइबल छापी गई, लेकिन बाद में औषधीय पौधों पर भी किताबें छपी, जिससे ज्ञान का प्रसार बहुत तेजी से हुआ। इसके अलावा गोवा के चर्चों में जो शानदार गोथिक आर्किटेक्चर दिखता है, चाबी से चलने वाली मैकेनिकल घड़ियां और बड़े पैमाने पर बागान खेती की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही की। और हाँ, भारत में तंबाकू की खेती भी वही लेकर आए। उन्होंने भारतीय युद्ध नीति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने भारतीय राजाओं को नौसेना यानी नेवी की असली ताकत का एहसास कराया। वो अपने साथ जहाज़ों पर लगी बेहतर लोहे की तोपें और पैदल सेना को अनुशासित करने के लिए स्पेनिश मॉडल की ड्रिलिंग तकनीक भी लाए, जिसे बाद में मराठों और अंग्रेज़ों ने भी अपनाया। लेकिन रुकिए, ये लेन देन एक तरफा बिल्कुल नहीं था। पुर्तगालियों ने भी भारत से बहुत कुछ सीखा और अपनाया, जिसने उनकी दुनिया को भी बदल कर रख दिया। वो बहुत जल्द समझ गए कि जहाज बनाने के लिए उनकी ओक की लकड़ी के मुकाबले भारतीय सागौन की लकड़ी कई ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। नतीजा, उन्होंने भारत में ही अपने जहाज बनवाने शुरू कर दिए। रणनीतिक तौर पर उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाना सीखा। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, 15वीं शताब्दी के यूरोप में रोज नहाना आम बात नहीं थी। उन्होंने भारत में आकर व्यक्तिगत स्वच्छता और रोज नहाने की आदत को अपनाया। भाषाओं का भी क्या खूब आदान प्रदान हुआ। आज हम जो शब्द रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाल्टी, साबुन, चाबी, तौलिया, कमरा, ये सभी पुर्तगाली भाषा से आए हैं।
वहीं दूसरी तरफ आम और करी जैसे भारतीय शब्द उनकी भाषा का हिस्सा बन गए। तो इन सब बातों से जो विरासत बनती है वो बहुत गहरी और जटिल है। एक ऐसी विरासत जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। उन्होंने यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री रास्ता खोला, जिससे भारत वैश्विक व्यापार से जुड़ गया। लेकिन यही रास्ता उपनिवेशवाद की शुरुआत भी बना। उनके बाद ही डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत आए। उन्होंने कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रसार किया और एक अनोखी लूसो इंडियन संस्कृति को जन्म दिया, जो आज भी गोवा में जिंदा है। उनके विरासत को किसी एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसमें वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल है, तो साथ ही उपनिवेशवाद की एक दर्दनाक शुरुआत भी शामिल है। यह अच्छाई और बुराई का एक बहुत पेचीदा मिश्रण है। तो सवाल ये उठता है कि 450 साल से भी ज्यादा लंबे इस जटिल इतिहास से आखिर क्या नतीजा निकाला जाए? इसका सबसे सटीक जवाब शायद इस एक वाक्य में छिपा है। पुर्तगालियों ने भारत को लूटा जरूर, लेकिन उन्होंने भारत की थाली हमेशा के लिए बदल दी। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इतिहास के हर अच्छे और बुरे पहलू को समेट लेती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे दूर देश से आए बदलाव आज हमारी पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। और यही इतिहास की खूबसूरती भी है और उसकी जटिलता भी। नमस्ते। सोचिए, एक ऐसी यूरोपीय ताकत जो पूरे हिंद महासागर पर राज करती थी और फिर अचानक जैसे गायब ही हो गई। ये कहानी है पुर्तगालियों की और आज हम इसी ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। 16वीं सदी की बात है। पुर्तगालियों को हिंद महासागर का बेताज बादशाह माना जाता था। उन्हें एक टाइटल मिला हुआ था, सागर के स्वामी, यानी लॉर्ड्स ऑफ द सी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी जबरदस्त ताकत को दिखाता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अगली ही सदी यानी 17वीं सदी में भारत में उनकी पूरी की पूरी पावर इतनी नाटकीय ढंग से खत्म हो गई। आज हम इसी कैसे और क्यों का जवाब ढूंढेंगे, समझेंगे कि ये पूरा समुद्री साम्राज्य आखिर ढह कैसे गया। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले देखेंगे कि इस साम्राज्य में दरारें पड़नी कैसे शुरू हुईं। फिर उन 4 बड़ी वजहों पर बात करेंगे जिनकी वजह से ये सब हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का ध्यान भारत से हटकर ब्राजील पर क्यों चला गया और आखिर में भारत में उनकी विरासत पर भी एक नज़र डालेंगे। देखिए, ये जो पतन था ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक के बाद एक हुए कई बड़े झटकों का नतीजा था, जिन्होंने उनके पूरे दबदबे को चकनाचूर करके रख दिया। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि ये सब कितनी तेजी से हुआ, एक के बाद एक, जैसे डोमिनोज गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो पहली दरार पड़ी 1611 में, जब कैप्टन मिडल्टन का इंग्लिश बेड़ा आया और उसने पुर्तगालियों को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। इसने मुगल बादशाह जहांगीर को दिखा दिया कि ये जो सागर के स्वामी हैं, ये उतने भी मजबूत नहीं हैं, इन्हें हराया जा सकता है। फिर आया साल 1632 और शाहजहां का गुस्सा। हुआ ये कि पुर्तगाली दास व्यापार कर रहे थे और उन्होंने मुमताज महल की दासियों तक को अगवा कर लिया था। बस बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी पूरी सेना बंगाल में हुगली पर भेज दी। नतीजा, बंगाल से पुर्तगालियों का नामो निशान मिट गया। और फिर हुई एक जबरदस्त राजनीतिक भूल। 1661 में पुर्तगाल ने एक गठबंधन के चक्कर में बॉम्बे का पूरा द्वीप इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को शादी में दहेज के तौर पर दे दिया। सोचिए, एक ऐसा शहर जो आगे चलकर भारत की आर्थिक राजधानी बनने वाला था, उसे उन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को थाली में सजाकर दे दिया। तो अब तक हमने जो हार देखी, ये असल में सिर्फ लक्षण थे। बीमारी तो साम्राज्य के अंदर बहुत गहरी थी। तो चलिए अब उन 4 बड़ी वजहों को एक एक करके समझते हैं, जिन्होंने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। पहली और सबसे बड़ी गलती थी उनकी धार्मिक और सामाजिक नीतियां। दोस्त बनाने की जगह उन्होंने दुश्मन बनाए। हिंदुओं और मुसलमानों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, मंदिर मस्जिद तोड़े, और उनका काटा सिस्टम तो एक तरह की गुंडागर्दी थी, खुलेआम वसूली। तो लोग उन्हें व्यापारी कम और समुद्री डाकू ज्यादा समझते थे। दूसरी बड़ी वजह थी पॉलिटिकल। देखिए, 1580 से 1640 तक, मतलब पूरे 60 साल पुर्तगाल पर स्पेन का राज था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो स्पेन के दुश्मन थे,
यानी अंग्रेज और डच, वो ऑटोमेटिकली पुर्तगाल के भी दुश्मन बन गए। तो पुर्तगाल की सारी ताकत और पैसा भारत में अपना साम्राज्य मजबूत करने की जगह यूरोप में स्पेन की लड़ाइयां लड़ने में खर्च हो रहा था। अब आते हैं तीसरी वजह पर, जो थी इकोनॉमी। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। एक तरफ पुर्तगाली थे जिनकी पूरी ट्रेडिंग सरकारी कंट्रोल में थी, एक रॉयल मोनोपोली, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और ढीला ढाला सिस्टम। दूसरी तरफ थे अंग्रेज और डच। उनकी प्राइवेट कंपनियां थीं जिन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। उनके एजेंट मोटिवेटेड थे और उनका सिस्टम एकदम फुर्तीला और कॉम्पिटिटिव था। मतलब एक तरफ सरकारी दफ्तर और दूसरी तरफ एक तेज तर्रार स्टार्टअप। मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। और चौथी और आखिरी वजह थी मिलिट्री। पुर्तगाली टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे रह गए थे। वो अब भी अपने 100 साल पुराने भारी भरकम जहाज़ों पर निर्भर थे, जो लड़ाई में बहुत धीमे थे। जबकि अंग्रेज और डच वो लगातार नए नए इनोवेशंस कर रहे थे। उनके जहाज़ छोटे थे, तेज थे और उन पर लगी तोपें और नेविगेशन सिस्टम कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे। तो जब भारत में एक के बाद एक झटके लग रहे थे, पुर्तगाल ने अपना फोकस शिफ्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपना ध्यान एक नई जगह पर लगाया, और वो नई जगह थी ब्राजील। अब सवाल है, ब्राजील ही क्यों? कुछ सीधी वजहें थी। एक तो वहां यूरोप की दूसरी बड़ी ताकतों से कंपटीशन कम था। वहां की जलवायु चीनी के बागानों के लिए एकदम परफेक्ट थी, जिससे जबरदस्त मुनाफा होता था। और बाद में तो वहां सोने के भी बड़े बड़े भंडार मिल गए। कुल मिलाकर भारत के मुकाबले ब्राजील को एक फुल फ्लेज्ड कॉलोनी बनाना ज्यादा आसान और फायदेमंद लग रहा था। तो इस पूरे उतार चढ़ाव के बाद भारत में पुर्तगालियों की कहानी का अंजाम क्या हुआ? उनकी विरासत क्या रही? अंजाम ये हुआ कि 17वीं सदी के खत्म होते होते पुर्तगाल भारत में एक भुला दी गई शक्ति बनकर रह गया। जो कभी सागर के स्वामी थे, वो अब महज एक परछाई बनकर रह गए थे, और उनके हटने से जो खाली जगह बनी, उसे भरने के लिए नई ताकतें तैयार खड़ी थीं। ये चार्ट इस कहानी को साफ साफ दिखाता है। देखिए, 1600 की शुरुआत में भारत के तट पर उनके कितने ही किले और शहर थे, और 1600 के अंत तक आते आते उनके पास क्या बचा? सिर्फ गोवा, दमन और दीव। एक विशाल साम्राज्य सिकुड़कर बस कुछ इलाकों तक सिमट गया था। तो एक साम्राज्य का पतन हमें दूसरे के उदय के बारे में क्या सिखाता है? ये एक बहुत बड़ी सीख देता है कि कोई भी ताकत, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं होता, और अक्सर कोई साम्राज्य बाहरी दुश्मनों से उतना नहीं हारता जितना अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से ढह जाता है।